अमेरिका और चीन आमने सामने 9 जून को लंदन में होने वाली इस बैठक से सच कहें तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल सकती है। क्या ये बातचीत व्यापार युद्ध को रोक पाएगी या फिर एक नया शीत युद्ध शुरू होने वाला है? रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। आखिर क्यों बढ़ गई है ये हमले अचानक? क्या कनाडा की 7% बेरोजगारी भारत पर भी असर डालेगी? नीदरलैंड्स की सरकार गिर गई तो यूरोप में क्या नया राजनीतिक संकट खड़ा हो रहा है? फ्रांस ने नरसंहार में भागीदारी की जांच शुरू की। क्या इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई होगी? और चीन में 13.35 मिलियन छात्रों की परीक्षा। लेकिन इस बार नया क्या है? हर देश से जुड़ी बड़ी खबरें, गहराई से विश्लेषण और दुनिया की दिशा बदलने वाले फैसले, सब कुछ मिलेगा आज के इस वीडियो में। इसलिए एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना और साथ ही ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आप रहे दूसरों से एक कदम आगे। तो चलिए शुरू करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता 9 जून को लंदन में आयोजित होने वाली है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार और चीनी प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वार्ता का उद्देश्य व्यापार विवादों को सुलझाना है, जिसमें टैरिफ, प्रौद्योगिकी प्रतिबंध और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। यह बैठक दोनों देशों के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद हो रही है। चीन में आज से राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा यानी गांवकाओ शुरू हो गई है, जिसमें 13.35 मिलियन छात्र भाग ले रहे हैं। यह परीक्षा 7 से 10 जून तक आयोजित की जाएगी। इस वर्ष कई प्रांतों में परीक्षा प्रणाली में सुधार किए गए हैं, जिससे छात्रों को अधिक लचीलापन और विविधता मिलती है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और लगभग 80 लोग घायल हो गए हैं। इन हमलों में 400 से अधिक ड्रोन और 40 मिसाइलें शामिल थीं, जो कीव और अन्य शहरों को निशाना बनाकर की गईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह ट्रेन 272 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करेगी, जिससे यात्रा समय में 2 से 3 घंटे की कमी आएगी। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जापान और अमेरिका के बीच टैरिफ वार्ता में अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन दोनों पक्ष मध्य जून तक एक समझौते की उम्मीद कर रहे हैं। जापान के मुख्य वार्ताकार रयोसेई अकाजावा ने बताया कि ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को लेकर बातचीत जारी है। जापान ने अमेरिकी रक्षा उपकरणों की खरीद, शिपबिल्डिंग तकनीक, ऑटो आयात मानकों और कृषि आयात में वृद्धि जैसे प्रस्ताव दिए हैं। जर्मनी ने अपने आव्रजन कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम निवास अवधि को 3 वर्षों से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त परिवार पुनर्मिलन वीजा कार्यक्रमों पर 2 वर्षों के लिए रोक लगा दी गई है। ये कदम देश में बढ़ते प्रवासियों की संख्या और आर्थिक दबावों के मद्देनजर उठाए गए हैं। इसके साथ ही जर्मन केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और तेज होता है तो जर्मनी को अगले 2 वर्षों तक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। लंदन में आज 7 जून को सरकार द्वारा कल्याणकारी लाभों में कटौती के प्रस्तावों के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। पीपल्स असेंबली नामक संगठन के नेतृत्व में हो रहे इस प्रदर्शन में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने वीजा माफी कार्यक्रम के तहत यात्रा करने वाले यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों के यात्रियों के लिए एक नई सेल्फी आवश्यकता अनुसार फोटो अपलोड करने की शर्त लागू की है, जिससे यात्रा प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। फ्रांस में आज नुई ब्लांच नामक वार्षिक कला उत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें पेरिस और इसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कला प्रतिष्ठानों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है। इस वर्ष कैटाकॉम्ब्स में एक विशेष ध्वनि प्रदर्शनी और मोंटपर्नास स्टेशन पर निर्देशक मिशेल गोंड्री की एक नई लघु फिल्म का प्रीमियर शामिल है। इसके अलावा फ्रांस के आतंकवाद विरोधी अभियोजकों ने गाजा में सहायता को अवरुद्ध करने के आरोप में नरसंहार में सहभागीदारी और नरसंहार के लिए उकसाने के मामलों में जांच शुरू की है, जिसमें फ्रेंच इजरायली नागरिकों की भूमिका की जांच की जा रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने कृषि क्षेत्र को देश की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख चालक बनाने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश और सुधारों के माध्यम से ब्राजील की जीडीपी में 2.13% की वृद्धि की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त ब्राजील की प्रमुख एयरलाइन जीओएल ने लेटाम के साथ मिलकर अमेरिकी दिवालियापन संरक्षण से बाहर निकलने की घोषणा की है, जिससे क्षेत्रीय यात्रा और बेड़े के विस्तार में नई संभावनाएं खुली हैं। कनाडा में मई 2025 में बेरोजगारी दर बढ़कर 7% हो गई है, जो पिछले 9 वर्षों में कोविड-19 महामारी को छोड़कर सबसे उच्च स्तर है। इस वृद्धि का मुख्य कारण अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के प्रभावों को माना जा रहा है। इसके अलावा कनाडा में आज से 7 जून से 12 जून तक विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया में 2025 कनाडाई तैराकी ट्रायल्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के शीर्ष तैराक ओलंपिक योग्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
इटली में नागरिकता कानूनों में ढील और श्रम सुधारों को उलटने के लिए 8 और 9 जून को 1-2 दिवसीय जनमत संग्रह आयोजित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और पिछले दशक के श्रम सुधारों को पलटना है। हालांकि मतदान की वैधता के लिए पर्याप्त मतदान प्रतिशत प्राप्त करना एक चुनौती हो सकती है। ऑस्ट्रेलियाई मुक्केबाज जस्टिस हुनी आज रात लंदन में ब्रिटिश मुक्केबाज फैबियो वार्डली के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मुकाबले में उतरेंगे। यह मुकाबला WBA हेवीवेट खिताब के लिए एक प्रमुख अवसर प्रदान कर सकता है। दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली टेलीफोनिक बातचीत में शीघ्र ही एक टैरिफ समझौते की दिशा में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने शीघ्र ही एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। तुर्की की राष्ट्रीय एयरलाइन तुर्किश एयरलाइंस ने TAP एयर पुर्तगाल और आइसलैंड के साथ नए कोडशेयर समझौते किए हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से तुर्की की अंतरराष्ट्रीय यात्रा कनेक्टिविटी में विस्तार होगा, जिससे यूरोप और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। सऊदी अरब में हज 2025 के अंतिम चरण में लाखों मुस्लिम तीर्थयात्रियों ने शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा की। यह रस्म मक्का के पास मिना में स्थित जमारात पुल पर संपन्न हुई, जो हज के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। गाजा पट्टी के खान यूनिस क्षेत्र में एक इमारत में हुए विस्फोट में 4 इजरायली सैनिक मारे गए और 5 घायल हो गए। यह घटना हमास के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान के दौरान हुई। इसके अतिरिक्त इजरायल ने गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका से $500 मिलियन की सहायता का अनुरोध किया है, जिससे एक नई सहायता संस्था की स्थापना की जा सके। स्पेन की अर्थव्यवस्था 2025 में 2.5% की वृद्धि दर के साथ मजबूत प्रदर्शन कर रही है, जो सेवा निर्यात और श्रम बल में वृद्धि से प्रेरित है। हालांकि व्यापार उपायों में वृद्धि और राजनीतिक अस्थिरता संभावित जोखिम बने हुए हैं। इसके अलावा स्पेन ने मोरक्को और फ्रांस के लिए नई एयर नॉस्ट्रम उड़ानों की घोषणा की है, जिससे गर्मियों के दौरान यात्रा कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इंडोनेशिया ने राजा अम्पाट द्वीप समूह में स्थित एक निकेल खदान के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, ताकि पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन उद्योग को प्राथमिकता दी जा सके। इसके अलावा देश से कुशल स्नातकों का विदेशों में नौकरी के लिए पलायन बढ़ रहा है, जिसे ब्रेन ड्रेन के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन की कोर मुद्रास्फीति दर 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे केंद्रीय बैंक द्वारा जून में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त स्वीडन रॉक फेस्टिवल 4 से 7 जून तक आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न संगीत शैलियों के कलाकारों ने प्रदर्शन किया। नीदरलैंड्स में सरकार गिर गई है, जब फ्रीडम पार्टी के नेता जियर्ट वाइल्डर्स ने गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया। प्रधानमंत्री डिक स्कोफ ने इसके बाद इस्तीफा दे दिया और अब देश एक कार्यवाहक सरकार के तहत है। इसके अलावा 6 जून को देशव्यापी रेल हड़ताल के कारण यातायात में व्यापक व्यवधान हुआ। स्विट्जरलैंड की सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए UBS बैंक पर कड़े पूंजी नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों के तहत UBS को अतिरिक्त $26 बिलियन की पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होगी, ताकि भविष्य में किसी भी वित्तीय संकट से बचा जा सके। यह कदम क्रेडिट स्विस के संकट के बाद उठाया गया है, जिससे UBS की वैश्विक विस्तार योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ईरान ने अमेरिका द्वारा लगाए गए नए यात्रा प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की है, जिसमें ईरानी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। ईरान ने इसे मुसलमानों और ईरानियों के प्रति गहरी शत्रुता का संकेत बताया है। दक्षिण अफ्रीका में 7 जून से गंभीर सर्दी के मौसम की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें बर्फबारी, बाढ़ और तेज हवाओं की संभावना है। इसके अलावा सरकार ने सासा यानी दक्षिण अफ्रीकी सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के तहत सामाजिक अनुदानों में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे जून 2025 में लाभार्थियों को अधिक सहायता मिलेगी। मिस्र के सेंट कैथरीन मठ के भिक्षुओं ने सरकार के साथ चल रहे विवाद के चलते मठ के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सरकारी अदालत के एक फैसले ने मठ की संपत्ति को राज्य के स्वामित्व में दे दिया है, जिससे भिक्षुओं में असंतोष है। सिंगापुर सरकार ने जून 2025 में GSTV यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाउचर योजना के तहत पात्र निवासियों को $450 की नकद सहायता देने की घोषणा की है, जिससे बढ़ती जीवन लागत के बीच नागरिकों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान ने लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इसके अलावा अमेरिका के एक सांसद ने पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने और शकील अफरीदी को रिहा करने की मांग की है।